बच्चों, आज हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि प्री बोर्ड का जो सेक्शन बी है वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो 21 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी के अंदर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको इसमें क्या लिखना है? सिंपली आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O एंड 2 फैक्टर्स रिक्वायरमेंट है। एक सनलाइट की ज़रूरत होती है, दूसरा क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही ज़रूरियत होती है इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस वाटर रिलीज़ करता है जो ट्रांसपिरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन में, एज वेल एज ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ के लिए पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी थी और इसको बैलेंस करके लिखना था। तो आपके 1 मार्क ईच, क्योंकि 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें, एक एक नंबर के हैं और टोटल 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में रासायनिक समीकरण आपको लिखना था, तो करेक्ट है। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है? मरुस्थल मतलब डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, जो डेजर्ट में आप देखते हैं कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। अगर वो प्लांट्स अपना स्टोमेटा दिन के समय खोलेंगे तो सारा पानी वो हवा के अंदर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू या रिलीज़ हो जाएगा। तो हमेशा जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, वो रात के समय स्टोमेटा को ओपन करते हैं, रंध्र ओपन करते हैं और उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनटेक कर लेते हैं। फिर दिन के समय उनका स्टोमेटा क्लोज होता है डेजर्ट प्लांट्स का, और वो उस जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने स्टोर की थी रात के समय, वो अपने सेल्स के प्रोसेसेस में उसको यूज़ करते हैं जब तक सनलाइट नहीं आती, और जब सनलाइट आती है तो कैरी ऑन करते हैं प्रकाश संश्लेषण दोबारा से। तो इस तरह से मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना था और यू कैन गेट 1 मार्क। तो टोटल 2 मार्क्स का है। अब इसमें आप देख रहे होंगे अथवा लिखा हुआ है यहाँ पे। अथवा का मतलब है कि या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करें या नीचे वाला क्वेश्चन करें। तो ये इसमें सेकंड क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन किया होगा उसका आंसर क्या होगा? एकल कोशिकीय जीवों में भोजन की सभी आवश्यकताओं, जैसे गैसों का आदान प्रदान है या अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना है, वो विसरण क्रिया के द्वारा पर्याप्त है। एकल कोशिका मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। और जब हम सिंगल सेल की बात करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं वातावरण के, तो वहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन ही सफिशेंट है, विसरण ही सफिशेंट है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं या बहुकोशिकीय हैं उनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनमें सिर्फ डिफ्यूजन सफिशेंट नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और उसके लिए ताकि वो अपनी लाइफ प्रोसेस को सस्टेन कर सकें, आगे मेंटेन कर सकें, और जो कि विसरण प्रोसेस के द्वारा पूरा नहीं होता है। इसलिए विसरण है सिर्फ एकल कोशिकीय जीवों में होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता है। मल्टी सेलुलर में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग टिश्यूज होते हैं, तो अपना अपना कार्य करते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बहुकोशिकीय जीवों को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। दिस इज एग्जैक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो 2 नंबर पूरे आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारी, मांसाहारी मतलब जो मांस खाने वाले जानवर हैं, शाकाहारी जो वनस्पति खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब अगर हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है वर्ड तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, अधिक लंबी क्यों होती है? आपने देखा होगा मांस खाने वाले जो जीव होते हैं वो शाकाहारी जीव, जैसे हिरण को देखें आप और शेर को देखें, दोनों की जो छोटी आंत है, या आप गाय को देखें, भैंस को देखें, उनकी जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है, क्षुद्रांत। क्यों होते हैं? क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं, जब वो शाक खाते हैं मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, उनमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए उनकी जो छोटी आंत है वो लंबी होती है ताकि उनका सेलुलोज का डाइजेशन पूरा हो सके। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करना था आपको दोनों चीज़ें। और जो कार्निवोर्स होते हैं मतलब जो मांसाहारी होते हैं, उनको सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो, इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की एब्सेंस होती है, जो सेलुलेज एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है और वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वो मांसाहारी मांस खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और इस तरीके से उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है। शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की क्षुद्रांत है वो अधिक लंबी होती है। तो इसको एक्सप्लेन करके आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर 2 ऑप्शंस दे रखे हैं और अथवा भी दे रखा है, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करेंगे या नीचे वाला। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र CO2, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, या तो कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी थी आपको, या इथीन की। इथीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा।
तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे CO2 है तो आप C बीच में लिखेंगे, O यहाँ पर, O यहाँ पर। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 4। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 4, इसकी है 2 और 6। इसका मतलब कार्बन के पास अगर हम ऑक्सीजन की पहले देखें बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, और इसी तरीके से यहाँ पे 2 2 4 और 2 6। उसके बाद कार्बन के 4 हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, कार्बन को 4 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 इधर शेयर कर लेगा और 2 इधर शेयर कर लेगा। अगर हम देखें इसको गोला लगाते हैं तो देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन का भी हम गोला लगा देंगे, यहाँ पे 8 आ जाता है। अब कार्बन की बारी है, कार्बन के खुद क्रॉस वाले 4 हैं, तो 2 यहाँ से ले लेगा और 2 दूसरे ऑक्सीजन से ले लेगा, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। पूरे 2 नंबर का है, बहुत ही स्कोरिंग होती है, आना ही होता है क्वेश्चन, बोर्ड में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इथीन की। इथीन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन, जैसे कार्बन और कार्बन। सबसे पहले C2H4 है, पहले आप इसको, आप अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु करने से पहले आप इसको बॉन्डिंग फॉर्म में लिख सकते हो, फिर उसकी बिंदु संरचना बना सकते हैं। आप देखिए इसकी कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, श्रृंखला तो होगी इसकी, लेकिन टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकते हैं, 1 2 3 और 1 4। टेट्रावैलेंसी पूरी तभी होती है। तो अब इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको एज इट इज़ आप इसको कुछ नहीं करना, आपको जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है यहाँ पे, तो ये क्रॉस लगा दो, यहाँ पे 2 ये हो गए, और हाइड्रोजन ऊपर है तो यहाँ पे एक क्रॉस हो गया। इसी तरीके से इस कार्बन पे भी 2 क्रॉस, यहाँ एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्रॉस, और एक ऊपर क्रॉस हो जाएगा, कार्बन के 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर या नीचे हम लगा सकते हैं हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। इस क्रॉस को हम मिटा के यहाँ पे क्रॉस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको एज इट इज़ इस पिक्चर को हम डिराइव कर सकते हैं। हाइड्रोजन के 2 ऐसे सर्कल लगाए आपने, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 2 पूरे। अब कार्बन, ये वाला जो फर्स्ट वाला कार्बन और सेकेंड वाला, फर्स्ट वाले में देखेंगे 1 2 3 4 इसके खुद के, 5 6 और 2 इस कार्बन के साथ शेयर करेगा ये, तो टोटल 8 हो जाएंगे। इस तरह से पूरा सर्कल आप कर देंगे इसको, और ऐसे ही यहाँ पर इसको कंप्लीट सर्कल इनको लेते हुए ये 2 कार्बन इसके साथ, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है, और ये 2 नंबर आप पूरे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24th क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों के 2 भौतिक गुणधर्म बताइए। तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, तो उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक और गलनांक ज़्यादा होता है। फर्स्ट, ये 2 नंबर पूछा है तो एक एक नंबर के 2 भौतिक है, बिल्कुल स्पष्ट पूछा गया है, तो इसका मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क के 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। सबसे पहले जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं पानी में, और वो हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। तीसरा अगर लिखना चाहें कोई भी पॉइंट कि उनका क्वथनांक और गलनांक है वो ज़्यादा होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो कोई भी 2 पॉइंट इसमें लिख सकते थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट 24, कारण बताएं। 2 पॉइंट आपसे पूछे हैं, इसका मतलब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर का ऊपर वाला है और 1 नंबर का नीचे। हमें मार्किंग स्कीम का भी ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। लाल दिखाई देना मतलब जो कलर हमें दिखाई देता है इसका मतलब उसका प्रकीर्णन कम हुआ है, और लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वो डायरेक्ट हमारी सन से हमारी आंखों में पहुंच जाता है और हमें सन है वो लाल दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर प्रकीर्णन प्रोसेस आप बताएंगे। दूसरा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की बजाय काला दिखाई देता है। जब भी कोई चीज़ काली दिखाई देती है इसका मतलब अंतरिक्ष के अंदर वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं है। स्कैटरिंग का मतलब प्रकीर्णन नहीं है। प्रकीर्णन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे नहीं होगा, वातावरण ना होगा, लाइट नहीं होगी, लाइट नहीं होगी तो प्रकीर्णन नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप बता सकते हो, एक तो वातावरण की अनुपस्थिति है, दूसरा प्रकीर्णन नहीं होगा जहाँ पे वातावरण नहीं होगा, तो इसलिए वो काला दिखाई देता है। तो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होता है ये चैप्टर नंबर 11 का। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या लिखा कि इस विद्युत परिपथ का अध्ययन करना है। ये विद्युत परिपथ है, इसमें सब कुछ दे रखा है। ये R1 दे दिया रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये R2 रेजिस्टेंस प्रतिरोध 20 ओम,
और इसमें एक बैटरी लगा रखी है, 3 वोल्ट की एक बैटरी है। इससे पूछा फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब इसके 2 चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी करंट के लिए। ओम का नियम क्या कहता है, V = IR। अब यहाँ पे R है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, आप देख रहे हैं दोनों के दोनों श्रेणी में लगे हुए हैं, तो श्रेणी में टोटल प्रतिरोध होता है R = R1 + R2। इसका मतलब 10 + 20 टोटल हो गया 30 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू हो गई, वोल्टेज दे रखी है V = 3 वोल्ट दे दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे I वैल्यू निकालनी, I = V/R। तो V/R का मतलब है V की वैल्यू है 3 /30। कई बच्चे गलत करते हैं, इसको 30/3 कर देंगे, उसको काटेंगे नहीं और रिवर्स नहीं करेंगे, तो 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें जो आपने R वैल्यू निकाली, एक फार्मूले के हाफ नंबर है, इसके 30 ओम के हाफ नंबर हैं। फिर आपने जो ये I = V/R वैल्यूज़ पुट करी, ये हाफ नंबर है। जो आपने 1/10 किया उसके हाफ नंबर। तो इस तरीके से पूरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हो जाता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं यहीं पर। अब है खंड C या सेक्शन C, इसमें आपको कैसे करना है। 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं 2 और 3 नंबर के, जिसमें आप अच्छे मार्क्स हैं वो गेन कर सकते हैं। जो व्याख्या करने वाले क्वेश्चन है मोस्टली वो क्वेश्चन स्कोरिंग ज़्यादा होते हैं और उसमें नंबर कटने के भी चांसेस कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण की व्याख्या कीजिए। ये हर बार हम लोग कराते हैं कि जो मेल है और जो फीमेल है दोनों, आपको वो डायग्राम बनाना जो NCERT के अंदर है। मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, X और XY, और फीमेल के अंदर होते हैं XX। ये गैमेट्स होते हैं। इसके जब हम गैमेट्स की बात करेंगे XY हो जाएंगे, तो जो युग्मक बनेगा, युग्मक अगर हम इन दोनों का निषेचन होगा या रिप्रोडक्शन होगा उस टाइम, तो इसके अंदर जो युग्मक के चांसेस होंगे वो 4 चांसेस हो जाते हैं। या तो XX 50-50% होता है, XX, XX और XY और XY, तो ये चांसेस होते हैं। मतलब 50% चांसेस हैं गर्ल चाइल्ड के, 50% चांसेस हैं बॉय चाइल्ड के। तो अगर XX क्रोमोसोम है इसका मतलब गर्ल है, XY क्रोमोसोम्स आते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, जो बेबी है चाइल्ड है, तो इसका मतलब वो बॉय चाइल्ड है। तो इस तरह से मानव के अंदर लिंग निर्धारण किया जाता है। ये डायग्राम बना के आपको समझाना था। तो पूरे 3 नंबर का ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता ऊपर वाला, तो सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका चैप्टर 9 से क्वेश्चन है। अगर हम शुद्ध लंबे मटर के पौधे को शुद्ध बोने मटर के पौधे के साथ संकरण कराते, निषेचन कराते, मतलब लॉन्ग और टॉल एंड शॉर्ट जो है मटर का पौधा है, उसमें F1PD में मटर के सिर्फ पौधे मिलेंगे, मटर के पौधे मिलेंगे। अब हम F1 संतति के मटर के पौधों का स्वपरागण मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, उसी तरह के पौधे का उसी के पौधे के साथ फर्टिलाइजेशन निषेचन हुआ, तो F1PD में मटर के पौधे लंबे और पौधे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट दे रखे हैं, इसमें 1-1 मार्क के हैं। तो जो F1PD है, जब हम मटर के टॉल एंड शॉर्ट की बात करते हैं, टॉल है प्लांट्स हैं और शॉर्ट है बौने और लंबे, जब इनका निषेचन होता है तो पहली पीढ़ी के अंदर सारे के सारे पौधे टॉल मिलते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला आपको इस तरह के युग्मक है वो मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन में। तो इसने कहा कि ये चारों के चारों जो भी ऑफस्प्रिंग साइज के जो भी नेक्स्ट जनरेशन के पौधे आए सारे के सारे लंबे हैं। तो F1PD में मटर के पौधे कैसे दिखते हैं, तो आपको सिर्फ लिखना था लंबे दिखते हैं, 1 नंबर पूरा। F2PD में मटर के लंबे और बौने पौधों में फिनोटाइप अनुपात क्या है, तो आपको सेल्फ इसमें निषेचन कराना है, स्वयं स्वपरागण कराना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन भी कह सकते हैं इसको। तो कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T 2 पौधे ले लिए फर्स्ट पीढ़ी वाले। अब इसमें अगर हम इसके युग्मक देखेंगे तो कैपिटल T स्मॉल t गैमेट्स बन गए इसके भी कैपिटल T स्मॉल t। एक बहुत ही अच्छा आसान तरीका है कि आप इस तरह से टेबल बना लें इसको। यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t रखा, इधर भी कैपिटल T स्मॉल t, मतलब एक पौधा इधर है, एक पौधा इधर है, दोनों का सेल्फ निषेचन हुआ, सेल्फ पोलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ। तो आप देखोगे इसमें ऑप्शन, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। इनका मतलब क्या है,
इसमें अगर दोनों ही कैपिटल हैं तो इसका एक है, मतलब जीन एक जैसे हैं, इसके अंदर जो गैमेट्स हैं वो एक जैसे हैं। अब इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो हैं इस तरह के। अगर हम देखें इनको जीन्स के आधार पर, जीनोटाइप के आधार पर, तो 1:2 और स्मॉल टी एक ही पौधे के अंदर है, तो 1:1। फिनोटाइप में क्या होता है कि ये बाहर कैसे दिखाई देंगे, तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो 3 पौधे लंबे हैं और एक पौधा बोना है। तो ये आपको लिखना था फिनोटाइप में, ये वाला क्वेश्चन 3:1, देन यू गेट द फुल मार्क। उसके बाद क्वेश्चन का सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर देखेंगे, उचित कारण का उल्लेख करते हुए बताया कि पौधों का वह कौन सा लक्षण है जो F1PD में नहीं दिखाई दिया। तो बोना पौधा है जो कि अप्रभावी लक्षण था, जबकि F2PD में दिखाई दिया। तो बोना पौधा है जो कि एक अप्रभावी लक्षण है और प्रभावी लक्षण था लंबा। तो जो F1PD में नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा वो दिखाई दिया। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह की जो स्कोर करने में हेल्प करते हैं हमेशा। ओजोन लेयर, ओजोन परत का ह्रास निश्चिंता का कारण है, मतलब एक जो डैमेज हो रहा है ओजोन लेयर में वो कंसर्न्स का विषय है। इस कथन को समझाएं और इस क्षति को सीमित करने के लिए 2 सुझाव दीजिए। अब इसमें कई 2 सुझाव बोला है, तो इसका मतलब कोई सुझाव दीजिए, 2 नहीं बोला है आपने, कोई सुझाव दीजिए। तो जब भी हम बात करेंगे तो सुझाव में एटलीस्ट 2 स्टेप्स तो आप इसमें देंगे ही देंगे। तो 1 नंबर तो ये होगा कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है, दूसरा उसका फिर सुझाव 2 स्टेप्स दे सकते हैं इसमें। अभी देखिए हिंदी के अंदर कोई सुझाव दीजिए लिखा है, इंग्लिश में 2 स्टेप्स लिखे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं, इसका मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन ये है, और ओजोन लेयर का जो कंसर्न है वो 1 मार्क है, तो टोटल 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो हार्मफुल किरणें होती हैं, उसको रोकती है एटमॉस्फेयर में एंटर करने से, ताकि वो हमारे अर्थ के सरफेस पे ना पहुँचे। अगर वो पहुँच जाती है तो कंसर्न क्यों होता है, क्योंकि इससे ह्यूमन बॉडी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही सीरियस इफेक्ट्स करता है ये। जैसे डिजीज़ हो जाती है, स्किन कैंसर है, या जेनेटिक जो डीएनए है हमारा वो डैमेज चेंज होना शुरू हो जाता है, आई डैमेज हो जाती हैं। तो इसको किस तरह से हम इस डैमेज को बचा सकते हैं, सबसे पहले जितने भी प्रोपेलेंट हैं, जितने भी जैसे स्प्रे होते हैं, एरोसोल है, फ्लोरोकार्बन्स है, फ्लोरो या क्लोरोकार्बन्स होते हैं, एरोसोल होते हैं, एरोसोल के अंदर ये फ्लोरो या क्लोरोकार्बन्स होते हैं, उनका कम से कम यूज़ होना चाहिए। दूसरा, जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जैसे कोई भी टेस्टिंग होती है, या सुपरसोनिक प्लेन्स होते हैं, उनमें जो गैस निकलती है वो भी लार्ज स्केल तक हम उनको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ओजोन लेयर के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े और हम सेफ रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करते हैं। बच्चे गलत क्यों करते हैं, वो ध्यान से नहीं पढ़ते कि अमीबा में पोषण पूछा है, अमीबा में जनन। 2 आपकी बुक के अंदर 2 डायग्राम अमीबा के, एक जनन के बारे में बताता है जिसमें एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं, यहाँ पर है पोषण के बारे में। तो यहाँ पे पोषण का चित्र एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है, उसके भाग को लेबल करना है और इस कार्य को सहायक है। पोषण के अतिरिक्त तो इस भाग द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य का भी उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको पूरा का पूरा इसमें जो अन्य का जो इसमें पोषण होता है, जो लोकोमोटिव पार्ट होता है, जो पार्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है जिसके कारण अमीबा की शेप नहीं होती, वो होता है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या करता है, उसको शेप ऐसी ले लेता है कि जहाँ भी उसको भोजन दिखता है एनवायरनमेंट के अंदर, उसी के आधार पर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो एनसीईआरटी में जो अमीबा का चित्र दे रखा है उसके भागों को नामांकित करेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, और 1 नंबर में इसके अतिरिक्त भाग, मतलब जिसमें ये कार्य करता है, सूडोपोडिया जो मैंने अभी नाम बोला, तो उसमें आप देखेंगे 1 नंबर उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा है विद्युत, ऊष्मा और प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वियोजन, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 बातें पूछ ली 1-1 नंबर की, या अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण रासायनिक समीकरण द्वारा दें, मतलब आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल वाटर का ही है कि H2O में जब करंट पास करते हैं, यहाँ पे विद्युत लिखेंगे आप या इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे, तो वो 2 गैसेज में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। कई बार इसकी रेशो भी पूछ लेते हैं, तो हम इसको बैलेंस करके देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे। कई बार इसका टर्मिनल पूछ लेते हैं, बताइए किस तरफ इकट्ठा होगा। जैसे हाइड्रोजन है वो कैथोड पे जाएगी, ऑक्सीजन एनोड पे जाएगी। इसकी रेशो क्या है, अगर 2 पार्ट हाइड्रोजन के हैं तो 1 पार्ट ऑक्सीजन का है, तो 2:1 रेशो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल ये केमिकल रिएक्शन पूछी हुई, तो 1 नंबर इसके अंदर आ जाएगा।
सेकंड है ऊष्मा की उपस्थिति में, मतलब आपको वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है ऊष्मा के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। FeSO4 का भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी बुक में एंड बहुत था दे रखा है फेरस सल्फेट वाला, या लेड नाइट्रेट का है। दोनों एग्जांपल में से कोई भी आप लिख देंगे तो फुल मार्क्स है। नेक्स्ट थर्ड इसने पूछा प्रकाश की उपस्थिति में, जो कि आप फोटोग्राफी में यूज होता है, बहुत बार ये हम बार बार कराते हैं कि जो AgBr या AgCl सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, जब उसको सनलाइट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे उसको सनलाइट मिलेगी तो वो डिकम्पोज हो जाती है। रंगीन बोतल में सनलाइट नहीं मिलती है, वो स्कैटर कर देती है, जिसकी वजह से वो सेफ रहता है, इसलिए रंगीन बोतल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेंगे तो आपको पजल नहीं होना है। तो यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ये टूट जाता है, यहाँ पे आएगा प्रकाश, प्रकाश की उपस्थिति, सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है, और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, इस चैप्टर 5 से रिलेटेड है ये। एक आता है न्यूलैंड, डोबेराइनर, मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हेनरी मोज़ले। कभी भूलना मत, उनके साइंटिस्ट को भूल जाते हैं बच्चे। हेनरी मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी, पहले 3 ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी के ज्ञाता थे या इन्वेंटर थे हेनरी मोज़ले, उन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को रखा। उसमें डिफ्रेंशिएट आना चाहिए करना, और साथ में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि हम तत्वों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। आप घर में देखें, आप अपनी अलमारी को सेट करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि आप आसानी से पहचान पाएँ, आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कन्वीनियंटली उनकी प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी कर सकें। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाएगा। सेकेंड है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने में किन 2 मापदंडों का प्रयोग किया। सबसे पहले उसने परमाणु द्रव्यमान में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई, जैसे फॉर्मेशन बताया, ऑक्साइड और हाइड्राइड कैसे फॉर्म होते हैं। तो 2 मानदंड है उसके मेंडलीफ के। तीसरा, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़े। आपको पता है कि रिक्त स्थान क्यों छोड़े, क्योंकि उसको उसके नाम नहीं पता था। उन्होंने संस्कृत भाषा का यूज़ करके एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, इस तरह से नाम रखे, और उन्होंने इसलिए रखा कि क्योंकि कुछ तत्व उनके अनडिस्कवर्ड थे, अभी खोजे नहीं गए थे, और उन्होंने अज्यूम किया था कि ऐसा, प्रोडिक्शन की थी कि ऐसा होगा, ऐसे तत्व होंगे, और खोजने के बाद अगर हम रखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली ये लिखना था कि कुछ तत्व हैं वो अनडिस्कवर्ड थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिक्त स्थान, खाली स्थान वहाँ पे छोड़ दिया, गैप्स छोड़ दिया। तो 3 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में बच्चों ने बहुत ही कम किया है, ऐसा आप लोगों ने उसको अभिक्रियाशीलता के आधार पर ले लिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 3 धातुओं के नमूने दे रखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। अभिक्रियाशीलता की घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किन्हीं 2 गतिविधियों का सुझाव दीजिए कि कैसे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर एक तरह से सीक्वेंस में ही है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये एक तरह से घटते हुए क्रम में रखी हुई ऑलरेडी। तो जो सोडियम धातु, ऊपर की जितनी भी धातु ठंडे पानी के साथ इजीली रिएक्ट कर जाती हैं, इसलिए सोडियम धातु है वो इतनी सॉफ्ट होती है, जो पनीर की तरह होती है, चाकू से काटी जा सकती है। उसको हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो हवा और पानी के साथ जल्दी से रिएक्ट करती है और एक्सप्लोड हो जाती है, आग लग जाती है उसके अंदर। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अगर हम इसको पानी के साथ रखेंगे तो आपको इसका सिंपल क्या करना था, सोडियम प्लस वाटर, फर्स्ट एक्टिविटी ये होगी, तो ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस निकलेगी इसमें, H2, तभी वो एक्सप्लोड होती है। पॉप साउंड जो प्रोडक्शन है इसके अंदर है, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड नहीं, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। हॉट वाटर में जो मैग्नीशियम है उसको थोड़ा गर्म पानी है, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है सोडियम के बजाय, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जो कि एक एंटासिड का काम करते हैं, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स बन जाते हैं एक तरह से। नेक्स्ट आता है कॉपर। कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो कॉपर के लिए आपको विस्थापन अभिक्रिया आप दिखा सकते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जैसे कॉपर सल्फेट है, ये हम बार बार करते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम और के साथ या किसी भी आयरन के साथ भी आप दिखा सकते हो, तो ये बना देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट ले लें और कॉपर बाहर रखें, अगर कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट लें तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस।
तो नो रिएक्शन का मतलब क्या है, कॉपर इज नॉट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव, वो ताकतवर जो होती है धातु, अकेली जो ताकतवर धातु है वो लिस्ट धातु को रिप्लेस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कॉपर लिस्ट रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम, तो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो ये 2 एक्टिविटी सुझाव देके आप 3 नंबर ले सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर फर्स्ट इन्होंने दिया, फर्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ना आपको पहचानना है कुछ, सिंपली आपको एक फार्मूला लगाना था। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या रेडियस दे रखा है, तो रेडियस है r इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, आपको फोकस दूरी निकालनी है। तो रेडियस और फोकस में क्या रिलेशन होता है, r इक्वल टू 2f, तो f यहाँ पे क्या आ जाएगा r/2 और 32/2, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट आंसर है, तो 1 नंबर ये हो गया आपका फर्स्ट 1 मार्क का, ये 2 मार्क्स का है सेकेंड वाला, तो यहाँ से 1 मार्क आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड में पूछा कोई अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, ये वाला होता है, अंदर रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, बाहर पॉलिश होता है, अपने सामने 10 मीटर दूरी पर रखे, तो अपने सामने रखिए 10 मीटर पर कोई बिंब रखा है, तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, आपको साइन कन्वेंशन भी लगानी है। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धिक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब 3 गुना, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन बता दी, m इक्वल टू, दर्पण की जब हम बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होती है h'/h, तो या -v/u, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो h' है वो 3h के बराबर है, क्योंकि m इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो h' आ जाएगा 3h, क्योंकि m की वैल्यू क्या है 3 गुना है, ये यहाँ पे बोला है बिंब का साइज 3 गुना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो h' हो गया 3h। इसमें आप फार्मूला पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर h' को मैं 3, फिर हम इसको यूज़ करेंगे पूरे को, ये बन जाएगा 3h/h इक्वल टू -v/u, देन h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे v इक्वल टू -3u, और u कितना है, आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, तो 10 मीटर की दूरी पर रखे बिंब, यहाँ पे u की वैल्यू होगी 10, तो v की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। तो ये आप पूरा करेंगे तो 2 नंबर का आपको आंसर है वो आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बच्चे इसमें परेशान होते हैं, क्षार क्या है, अल्कली क्या है, क्षारक क्या है। उसने बोला कि क्षार जो जल में घुलनशील है बहुत ज़्यादा, क्या कहलाते हैं, तो क्षारक कहलाते हैं। एक उदाहरण दीजिए, जैसे NaOH, कोई भी क्षारक का एग्जाम्पल दे देते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन। उसके बाद 2 बातें लिखनी थी इसमें, एक तो क्षार लिखना था, एक NaOH एग्जाम्पल लिखना, हाफ मार्क्स का था, तो 1 मार्क। सेकेंड आता है दंशय, दंशय का मतलब क्या होता है, टूथ डिके, उसमें pH किस प्रकार संबंधित है, लोअर अगर pH होगा तो टूथ डिके ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिड हैं वो रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम, जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट के होती है मटेरियल, उसके बने होते हैं, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है, और उससे टूथ डिके होता है। एसिड बनेगा तो रिएक्ट करेगा, पीला कर देगा, ताजमहल जैसे पीला हो रहा है, एसिड की रेन की वजह से हो रहा है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो किस प्रकार संबंधित है pH, क्योंकि हमेशा, और इसको कैसे रोका जा सकता है, तो हाफ मार्क्स का था, तो pH किस प्रकार संबंध है कि जितना कम pH होगा मतलब एसिडिक ज़्यादा होगा तो टूथ डिके ज़्यादा होगा, और एसिड हमारे जो दांत हैं मटेरियल है कैल्शियम फास्फेट, उसके साथ रिएक्ट करके वो उसको डिके कर देता है। इसकी रोकथाम ये है कि हमें सुबह शाम में वो ब्रश करनी चाहिए, तो तभी रिकवरी हो सकती है, मील के बाद, खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड, मधुमक्खी के डंक से दर्द जलन क्यों होती है, सबसे पहला, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, और वो फॉर्मिक एसिड है, तो डंक वाले हिस्से पे हम क्या लगाएंगे, बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बेकिंग सोडा एक क्षारक है, और आपने पढ़ रखा है जब भी कोई अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करता है तो उससे क्या बनता है, लवण जमा पानी या जल, एसिड जमा बेस, सॉल्ट एंड वाटर, इसको कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वो न्यूट्रल कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। तो 2 बातें बतानी थी इसमें भी, तो इस 1 मार्क आप गेन करेंगे। सेकंड इसका ऑप्शन है बी पार्ट, ये भी करना था, ये 3 नंबर का हो गया। अब ये और ये दोनों मिलके 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। एक सफ़ेद, देखो इंडिकेशन बता रखा है, एक सफ़ेद रंग का पाउडर है जो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, सिंपल POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
इस पाउडर का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए। तो रासायनिक क्या है, सूत्र अगर हम लिखेंगे तो उसका रासायनिक नाम भी आ जाएगा। तो कैल्शियम, ये सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्ध जल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है और सूत्र हो गया CaSO4 हाफ H2O। फिर इस ये पूरा नंबर आ गया हमारा, हाफ इसमें, हाफ सूत्र में, हाफ नाम में। जब इस सफ़ेद पाउडर को पानी, हमेशा डॉक्टर सलाह देते हैं कि जब भी कोई टूटी हड्डियों पे प्लास्टर लगा होता है तो उसको हमेशा पानी से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करता है ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये ठोस पदार्थ बना देता है जिसको बोलते हैं जिप्सम। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है हाफ H2O अर्ध हाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, प्लस 1.5 वाटर, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल लेगा, फिक्स है क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 ही होंगे। तो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो ये 2 वाटर पूरे करने के लिए 1.5 पानी के मॉलिक्यूल्स लेगा और ये एक जिप्सम बना देगा, जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर उसको हम पानी से नहीं बचाएंगे POP को। तो ये आपको लिखना था इसके अंदर। अब इसमें या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करें, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, फर्स्ट सेकंड करें, या फिर ये पूरा क्वेश्चन करें। ये 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले है आश्रित जल विद्युत चालन नहीं करता। मतलब जो आश्रित जल का मतलब क्या होता है, सिंपल जो हाईली सोल्यूबल पानी है, जो आश्रित जल मतलब डाइल्यूट वाटर, विद्युत चालन नहीं करता, जबकि नल का जल करता है। अगर हम इसमें इंग्लिश के अंदर एक बार देखें इस क्वेश्चन को, जो टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और डिस्टिल्ड वाटर है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो कारण क्या है, जब भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आयन का बात जरूर करनी है आपको, कि जब भी जो टैप वाटर है, जो नल का जल है, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और वो इम्प्योरिटीज़ में आयन्स होते हैं जिसकी वजह से विद्युत का चालन होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है या आश्रित जल है, शुद्ध पानी है, उसके अंदर कोई भी नमक नहीं होता, सॉल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। तो बस सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन। सेकेंड आता है गर्मियों के मौसम में एक ग्वाला, ग्वाला मतलब मिल्कमैन, प्राय ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग पाउडर मिला देता है। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और समर में उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लैक्टिक एसिड जो बन जाता है उसके अंदर, दूध के अंदर, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस का कार्य करता है, क्षारक का काम करता है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको ख़राब होने से बचाएगा। सी है अमोनिया एक क्षारक है, परंतु इसमें हाइड्रोक्साइल समूह नहीं होता। अमोनिया, सिंपल अमोनिया, इसमें कोई भी वो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको क्षारक कहते हैं। OH नहीं है इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बोला मैंने, सिर्फ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया जब भी पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्षारक है। क्षारक बनाने के, अम्ल या क्षारक बनाने के लिए हमेशा हम उसको डाइल्यूट करते हैं, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बना देता है, इसकी वजह से इसको हम क्षारक कहते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके। तो ये पूरा क्वेश्चन आप 1 नंबर 2 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये कंप्लीट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 क्वेश्चन। ऐसे यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से होती है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गोनोरिया है और वायरल में एड्स है। तो आप ये लिखेंगे 1 इसकी रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है। तो 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन है। तो पहला ये आपने एक नाम लिखा, सिर्फ बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी गोनोरिया, वायरस से HIV एड्स है, सिंपल HIV एड्स, HIV वायरस है, एड्स बीमारी है। तो ये यौन संचरित है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। उसकी रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है, तो इनसे बचने के लिए क्या है, इनको प्रिवेंट करने के लिए एक तो सेक्सुअल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जैसे कंडोम यूज़ करते हैं इंटरकोर्स के समय, तो कंडोम यूज़ करना चाहिए ताकि बीमारी फैले ना। दूसरा, जैसे HIV एड्स है, इंजेक्शन्स जो लगते हैं वो इंजेक्शन किसी एड्स पेशेंट को ना, जो इंजेक्शन है वो बिल्कुल आपके लिए खुली हो, सुई किसी का यूज्ड ना हो। तो बहुत सारे इसमें आप रीजन बता सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं कंट्रोल। सेकेंड है मानव में वृषण, वृषण मतलब टेस्टीज, जो ह्यूमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राइवेट पार्ट है टेस्टीज, उसके 2 कार्यों की सूची लिखिए। तो 2 कार्य क्या है, सबसे पहले तो उसमें शुक्राणु बनता है, जो स्पर्म होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। दूसरा, जितने भी चेंजेस आते हैं मेल के अंदर, उसके अंदर जो सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, जैसे दाढ़ी का बढ़ना है, मूछें आना है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होनी है, वॉइस चेंजेस आते हैं, ये सारे हार्मोन्स की वजह से होते हैं। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि जो शुक्राणु को भी रेगुलेट करता है, और जितने भी बॉयज़ के अंदर अपीयरेंस से रिलेटेड चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ पबर्टी, मतलब
यौवन अवस्था के टाइम पर उन सबको कंट्रोल करने में टेस्टिस का बहुत बड़ा योगदान है। तो 2 इसके कार्य बताने थे 1 मार्क के, तो 2 मार्क्स आप गेन कर सकते थे यहाँ से। नेक्स्ट, और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन चैप्टर 13 से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। जब भी हम इसको हम कहेंगे काल्पनिक है। जब भी कोई मैग्नेट को आप फ्रीली छोड़ेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ साथ दिखाने के लिए जो चुंबकीय, जब भी हम कंपास रखते हैं मैग्नेट के पास तो एक वृत्त बनाता है, एक गोल सर्कल बना देता है। ऐसे अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर यहाँ पर हम कंपास निडल रखेंगे तो कंपास निडल में जो सुई होती है वो भी एक छोटा मैग्नेट होता है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ है। ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, क्योंकि अट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, फिर कंपास रखेंगे, फिर बिंदु लगा देंगे। तो इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते चले जाते हैं। ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बनती चली जाती हैं यूँ दोनों तरफ, नॉर्थ साउथ। और डायरेक्शन क्या होती है? काल्पनिक लाइन्स हैं, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन्स है, रेखाएं हैं जो कि नॉर्थ से शुरू होती हैं, साउथ में एंटर करती हैं दोनों तरफ। ऐसे ही बड़े बड़े सर्कल, जितनी दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता चला जाता है, जितनी पास है उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अंदर जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। ये ऐसे घूमती घूमती जब ये बड़े सर्कल बन जाते हैं तो ये अंदर ऐसे आती हुई प्रतीत होती हैं दोनों तरफ से, तो साउथ से आती हुई इस तरह से और नॉर्थ में एंटर कर जाती है इनसाइड। एक क्वेश्चन और आता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होता है, तो हमेशा पोल्स पे होता है, नॉर्थ या साउथ में, मिडल में कम होता है। अब इसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन था कि क्या है ये चुंबकीय रेखाएं। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि माना कि अगर मैग्नेट के अंदर ये प्रतिच्छेद करती हैं, बाय चांस अगर ये प्रतिच्छेद कर जाती हैं, तो यहाँ पर अगर आप कंपास रखोगे प्रतिच्छेद बिंदु पर तो कंपास तो एक ही दिशा दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे कितनी दिख रही हैं? 2 दिख रही हैं। तो इसलिए कभी भी वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो ये आपको ये लिखना था कि जो कि 2 दिशाएं हैं वो असंभव है, कंपास निडल सिर्फ एक ही दिशा दिखाते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वर्क हैं। सिंपल आपको बात बतानी थी, क्योंकि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो बंद क्यों हैं? क्योंकि वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट मूव करती हैं वो साउथ टू नॉर्थ। सिंपल उसी बात को घुमा फिरा के आपको लिखना था यहाँ पर। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन अगेन। अब नेक्स्ट है बी वाला, किसी धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, धारावाही चालक मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। अब स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के अंदर कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल, मतलब दायां हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसमें एक करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके चारों तरफ बन जाती हैं, तो उनकी दिशा क्या होगी? अगर ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज है, नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सिंपली आपको रूल लिखना था यहाँ पे, दायां राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल मतलब दायां हस्त अंगुष्ठ नियम। अब नेक्स्ट आता है सी, 2 गोलाकार कुंडलियां ए और बी को एक दूसरे के निकट रखा जाता है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा है तो क्या कुंडली बी में प्रेरित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि विद्युत 2 ही विद्युत धारा के इफेक्ट होते हैं, एक चुंबकीय प्रभाव होता है और एक होता है चुंबकीय प्रभाव के अलावा एक तापीय प्रभाव है, जो आप चैप्टर 12 में तापीय प्रभाव पढ़ते हो, H=I²RT। तो यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव है। तो जब भी हम कॉइल ए के अंदर करंट चेंज करेंगे तो दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो चेंज होंगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज होती है तो उसमें एक कॉइल बी के अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, 1 नंबर का ये हो जाएगा। अब इसमें और वाला क्वेश्चन दे रखा है 36 क्वेश्चन में, ये भी कर सकते हैं। सीधे धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक कार्डबोर्ड गत्ता ले रखा है, उसमें होल किया, एक तार चली जाती है यहाँ पे, अगर हम बैटरी लगाते हैं और यहाँ की लगा देंगे, एमीटर लगा सकते हैं, तो करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाएगी। करंट नीचे आ रहा है तो अगर हम यहाँ पे आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर देते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, उनकी डायरेक्शन पता करनी है। तो आपको यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगर करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे। बस ये बनाना था आपको पैटर्न, 2 नंबर पूरे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद सेकेंड इसने पूछा, एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक किस स्थिति में अधिकतम बल अनुभव किया जाता है? किस स्थिति में? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तभी फोर्स लगेगा ज़्यादा। या फ्लेमिंग के दोनों नियम में भी पढ़ते हैं, अगर वो एक ही दिशा में है करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे फोर्स 0 होगा। इट मीन्स फोर्स एंड करंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट, एक प्रोटॉन की किरण किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रोटॉन की किरण, ये प्रोटॉन की किरण है,
ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो जो प्रोटॉन किरण में कौन सा बल कार्यरत है? कोई भी बल नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन बीम है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पैरेलली मूव कर रही है। यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा कि परपेंडिकुलर होंगी तभी बल लगेगा, अगर वो समानांतर चलेंगी तो बल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये रीज़न आप बता के 2 नंबर हैं गेन कर सकते हैं। सबसे पहले नो आंसर आएगा, फिर आप बताओगे क्यों है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों समानांतर दिशा में कार्य कर रही हैं, तो इसलिए नहीं होगा। तो ये आपका प्री बोर्ड का पूरा हमने आज क्वेश्चन पेपर है 2, 3, 5 मार्क्स के डिस्कस किए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड जितनी भी कमियां आपकी इस पेपर में रही वो आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूरी करेंगे, उसको अच्छे से करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर विज्ञा।